स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसी भी चैप्टर की, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स को और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को उनकी हेल्प से हम सॉल्व करने की, बेसिक की हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा और इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि मुझे सिर्फ आपको सल्यूशन नहीं देना, मुझे आपको उस सल्यूशन को फील करवाना है। फील करवाने से मेरा मतलब यही रहता है कि हमें बेसिक को या चैप्टर को इस तरह से सीखना है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए हम उसको ईजिली जो है वो सॉल्व कर पाएँ। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है सेट्स, ये बहुत इजी है और इजी होने के साथ साथ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ साथ में इस चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो आगे जाके आपको चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी यूज़ होंगे, प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होंगे, और जब हम आगे जाके क्लास 12th में भी मैथ्स पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो यूज़ होते रहेंगे। तो इस चैप्टर, ये बातें सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। दूसरी बात कि आप क्लास 11th में हो तो पहला चैप्टर हम कर रहे हैं, तो अपने डे 1 से ही इसके साथ साथ में नोट्स बनाते जाने हैं, कोई भी जो चैप्टर आपको मिलता है और उसको प्रैक्टिस करते जाना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको क्लास 11th में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 11th में दिक्कत नहीं आई तो क्लास 12th में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट है और पहला चैप्टर है, इसमें ना बेसिक्स के साथ साथ हमें बेसिकली इसकी जो लैंग्वेज है वो भी सीखनी है, क्योंकि इस चैप्टर की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, वो हमें सीखनी है। बट आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ बताने की ईजी वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में बताने की कोशिश करूँगा। और इसमें जो हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। वो रियल नंबर्स जो हमने क्लास 10th में 9th में भी पढ़े थे, मैंने आपको लास्ट 10th में ही बताया था। तो ये वहीं से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जस्ट छोटा सा एक रिकॉल करते हैं। अब देखो, ये आपका पूरा रियल नंबर सिस्टम है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आपको पता काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से लेके, जब 0 आगे इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं। फिर इंटीजर्स हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे। उसके बाद जब नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स से बात हमारी नहीं बनी, बाकी हमें कुछ आंसर्स ऐसे चाहिए थे जहाँ पर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा था, तो रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। वहाँ पर p और q इंटीजर होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। इनको ये भी बोल सकते हैं कि इनकी डेसिमल एक्सप्रेशन जो होती है टर्मिनेटिंग, मतलब 0.25 ये टर्मिनेटिंग है या ऐसी होती है, तो इनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इनके बिना हम मैथ्स नहीं कर सकते और सेट्स चैप्टर में इसकी जरूरत रहेगी। इर्रेशनल नंबर जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे डेसिमल एक्सप्रेशन मस्ट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना खत्म हो ना रिपीट हो, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। आपको याद होगा मैंने आपको क्लास 10th में भी ये बॉक्स यहाँ कुछ बना के दिखाया था। रैशनल, नेचुरल नंबर से बड़ा होल, उससे बड़ा इंटीजर, फिर रैशनल, और ये साइड में इर्रेशनल। और ये मैंने आपको वैसे ही आपकी रेफरेंस के लिए कि आप इसको याद रखो, ये बना के दिखाया था। इसके बाद आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इवन इंटीजर्स। आपको पता है जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं इंटीजर्स, उनको हम इवन इंटीजर्स बोलते हैं। ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। प्राइम नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 मतलब एक 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट है। कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 4, 6, 8। 4 2 के टेबल पे जाता है, 1 पर भी जाता है, 4 पर भी जाता है, तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। 1 आपको पता है ना प्राइम है ना कंपोजिट। अब ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। अब हम अपना मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, ये है हमारा मेन टॉपिक आज का, सेट, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी गई है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब डेफिनेशन हमें याद तो नहीं करनी है क्योंकि मैथ्स में कुछ भी याद करने को नहीं होता, हमें उसको समझना होता है। तो इसमें सेट क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन आप जानते हो कि किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो गई ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये आपको पता है। ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है यही मेन समझने वाला है। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लो आपकी एक्सरसाइज 1.1 आज ही कंप्लीट हो जाएगी। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, देखो, अगर मैं वेल डिफाइंड को एक्सप्लेन करना चाहूँ ना, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आपको एक एक बात जो है वो क्लियर हो जाएगी।
अब देखो, इस वर्ड वेल डिफाइंड को समझाने के लिए मैंने आपके सामने दो सिचुएशंस लिखी हैं। ठीक है, मैंने तीन बच्चे लिए, तीन, राम, श्याम और मोहन। तीनों से मैंने एक एक सवाल किया। ठीक है, अब यहां पर मैंने सवाल किया टेल मी वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो राम ने क्या आंसर दिया? AEIOU। आपको पता यही वॉवल्स हैं। श्याम ने भी वही आंसर किया, AEIOU। मोहन ने भी वही आंसर किया। ठीक है, अब यहां पर इस सिचुएशन में क्या मैंने पूछा उनसे, टेल मी यूर फेवरेट इंडियन क्रिकेटर्स। तो राम ने आंसर किया विराट कोहली, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर। श्याम ने आंसर किया MS धोनी, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। और मोहन ने आंसर किया KL राहुल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या। तो अगर आप इन दोनों सिचुएशन को समझ पाए हो तो ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तीनों का आंसर सेम था, तीनों का आंसर सेम था। और यहां पर मैंने जो क्वेश्चन पूछा, यहां पर तीनों का आंसर डिफरेंट है। मतलब यहां पर भी मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, यहां पर भी मैंने कुछ नंबर्स ही बोलो, जो मर्जी बोलो, ऑब्जेक्ट्स लिख लो, थिंग्स बोल लो, नेम्स लिख लो। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि सबका आंसर सेम है तो इसको हम पता क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड। और यहां पर सबके आंसर सेम नहीं है तो ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वेल डिफाइंड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आएंगे, बताओ ये सेट है या नहीं। ठीक है, अब जो भी हमने यहां पर सीखा है, मैं आपको यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको लिख के दिखा देता हूं, जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगी। अब देखो, यहां पर मैंने दो ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। इन दोनों ऑब्जर्वेशन से आप किसी भी क्वेश्चन को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहां मैंने लिखा है थिंक अबाउट अ सिचुएशन और क्वेश्चन, कुछ भी आ जाए आपके सामने। इफ ऑल पर्सन्स, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, हैव सेम आंसर एवरी टाइम, मतलब अगर सभी पर्सन्स का सेम आंसर होगा एवरी टाइम, दैट कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब सोच के देख लो, मैं आपको पहले ये भी बता देता हूं, थिंक अबाउट अ सिचुएशन और क्वेश्चन। इफ ऑल पर्सन्स डू नॉट हैव सेम आंसर, जब उनका आंसर सेम नहीं होगा, दैट कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये दोनों बातें आपने अपने मन में बिठा लेनी है। उसके बाद आप सोच के भी देखो, मगी ऐसी और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं, आप खुद अपने क्लास में से किसी भी फ्रेंड से पूछो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मुझे बता दो, तो वो बोलेगा 1 2 3 4 5। किसी और से पूछ लेना, वो भी बोलेगा 1 2 3 4 5। टीचर से पूछ लेना, वो भी यही बताएंगे आपको 1 2 3 4 5। मतलब सभी पर्सन्स का सेम आंसर है। तो वो जो 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप किसी से पूछो कि आप अपने फेवरेट हीरो बता दो, आप अपनी फेवरेट वेब सीरीज बता दो, आप अपनी फेवरेट मूवीज बता दो, तो सभी पर्सन्स के डिफरेंट डिफरेंट आंसर ही होंगे। हो सकता है कि किसी दोनों के ही वो मतलब कि मैच करते हों आंसर, बट नॉर्मली सभी के डिफरेंट डिफरेंट फेवरेट एक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेवरेट मूवीज होती हैं। तो इस तरह की कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। तो इसके बिहाफ पर आप किसी भी क्वेश्चन को जो है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इसको आप जो डिफरेंट है, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उसको आप समझ पाए। अब देखो, यहां पर मैंने ना, देखो सेट्स आपने वेल डिफाइंड उसकी डेफिनेशन अच्छे से सीख ली। यहां पर थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, इनको आप अपने माइंड में रखोगे, क्योंकि ये सब बातें ना लैंग्वेज है बेसिकली। सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, द एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC एटसेट्रा और नंबर्स। ए सेट इज ऑलवेज रिटन इन करली ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स, ये देखो ये वाली करली ब्रैकेट्स होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल से आपको लिख के समझाया कि ये मान लो मैंने कैपिटल A लिखा है, ये नेम ऑफ द सेट है। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं उसके 1 2 3 4 5 ऑरेंज में ये एलिमेंट्स हैं। इसको मेंबर्स भी बोल सकते हो, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब ये क्या है, ये क्या दिखाया हुआ है मैंने इसको, करली ब्रैकेट्स। तो ये करली ब्रैकेट्स हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सेट को जो है वो लिखते हैं। मतलब आपको सेट की थोड़ी थोड़ी पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई होगी कि किस सेट को किस तरह से हम लिखते हैं। ये सब बातें आपको NCERT में भी मिलेंगी, बट मैंने आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको फील करवाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर मैं कुछ सिंबल्स लिखने वाला हूँ, वो सिंबल सेट थ्योरी में यूज होंगे। और थ्रू आउट, मतलब आपके जब मैथ्स पढ़ोगे, आप 11th के बाद आप जितना मैथ्स पढ़ोगे वो यूज़ होते रहेंगे, तो आपको उसका मतलब जो है वो पता होना चाहिए।
अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हैं जो थ्रू आउट जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ये यूज़ होते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे कुछ लिखा है, ई टाइप कुछ लग रहा है आपको, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। अब ई लिख के मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये कोई मैंने सेट लिखा है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग कर रहा है यार, जैसे आप किसी कंट्री को बिलोंग करते हो, किसी स्टेट को बिलोंग करते हो, तो किसी तो ऐसे ही बिलोंग करना होता है, जैसे 5 इसको बिलोंग करता है, मतलब 5 इसमें है। अगर मैं कहूँ 6, क्या 6 इसमें है? आप बोलोगे सर नहीं, उसको लिखेंगे कैसे? ऐसे, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। सेम वे से इसका दो डॉट अगर हम डालेंगे यहाँ, एक लाइन बड़ी सी, इसका मतलब होता है सच दैट। इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल, बस सभी के लिए हम बात कर रहे हैं, सभी के लिए, फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जैसे मैं बोलूँ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ये लिख दूँ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यही हुआ। इसका उसको हम कैसे पढ़ेंगे? फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे इनका यूज़ होता जाएगा आप इसमें कंफर्टेबल होते जाओगे। सो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। मतलब हम सेट को रिप्रेजेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके दो मेथड्स हैं, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब देखो जो सबसे फर्स्ट मेथड है, जैसे मैंने बताया, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इनके नेम्स पर मत जाना। नेम आपको मुश्किल लग सकते हैं, अभी अभी आपको लैंग्वेज मुश्किल लग सकती है। एक बार इसको आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगी। बस आपको नेम पता होना चाहिए, एक्चुअल में बहुत ईजी है। इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज लिस्टेड। तो सभी एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है। तो ये बहुत ईजी, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लिखी है, राइट अ सेट ए विच कंटेन ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम सेट को हमेशा कैपिटल से डिनोट करेंगे। आपको पता है इसके एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, कॉमा, ई, आई, ओ, यू। तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। मतलब लिस्ट कर दिया, सारे एलिमेंट्स को लिख के दिखा दिया, बस यही रोस्टर फॉर्म है। वही बोल रहा हूँ, नाम पर मत जाना, बहुत इजी काम है। अब सेम वे से इसकी सेकंड टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इन सेट बिल्डर फॉर्म वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बाय यूजिंग अ सिंबल एक्स और एनी अदर लेटर विच इज फॉलोड बाय, ये जो सिंबल हमने आज ही सीखा है इसको सच दैट बोलते हैं, एंड देन राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। अब इस पर मत जाना, ये मैंने जस्ट वैसी इसको फिर भी मैंने ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। इसका मतलब क्या है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कुछ भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, मैं कैसे, देखो मैं सेट ए लिख रहा हूं। अब मान लो ये सेट मैंने देख लिया, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिख दो, यही क्वेश्चंस आएंगे। आपके सामने ये सेट पड़ा है। अब आप मेरे को बताओ यहां मैंने क्या लिखा है। हम देखो यहां पर हमने क्या किया, एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, लिस्ट कर दिया। अब यहां पर क्या होगा कि हम जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम एलिमेंट्स को एक एक्स लेटर से सिंबलाइज करेंगे। मैं सिंबल या उसको वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, कोई मर्जी सिंबल ले लूँ, तो मैं एक्स ले लेता हूँ। अब यहां पर मैं लिखूंगा सच दैट, ये वाला साइन, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स कैसा है? एक्स, देन राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, देन राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या कि एक्स है क्या? एक्स के बारे में मुझे बताना है। एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहां पर मैंने डायरेक्टली आपको लिस्ट करके दिखा दिया, यहां पर आपको एक रिडल टाइप दे दी कि एक्स है भाई, एक्स को गैस करो, एक्स क्या है? एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने वही लिखा है कि हम सेट को उसमें एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे एक्स। एक्स है क्या? एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपको पता है ये मैंने एक सेट लिखा है ए 1 2 3 4 5। इसको मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो मैं कैसे लिखूंगा? एक्स, एक्स क्या है? ये कौन से नंबर है? एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर है। तो ये एक इस तरह से मैंने लिखा है, ये इस तरह से मैंने लिखा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये आपको पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनमें से आपको एमसीक्यूज भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। आई होप इनको आप अच्छे से जो है वो समझ पाए। अब देखो जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज है, बहुत ईजी हैं। इसके बाद
ऑलमोस्ट आपको 1.1 जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज मैंने लिखा है, नेम से मत जाना, बहुत ईजी है। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। तो बहुत सिंपल सी बात मैंने लिखी है, ये एग्जाम्पल है। ए मैंने सेट लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक और सेट लिखा है 5 3 4 1 2, इसको मैंने शफल करके लिख दिया। आप किसी भी तरह से शफल करके लिख सकते हो, वन एंड सेम थिंग, कोई भी फर्क नहीं है। मतलब मैं सेट्स को जो है वो शफल करके, उनके एलिमेंट्स को शफल करके लिख सकता हूं। किसी बच्चे ने ये लिख दिया वो भी सही है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखो, तो किसी बच्चे ने अगर ये लिख दिया वो भी सही है, ये लिख दिया वो भी सही है। अब देखो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट है, सिमिलर और सेम एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं किए जाएंगे। एग्जाम्पल है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मुझे मैथमेटिक्स के लेटर्स को लेके एक जो है वो सेट बनाना है, तो मैंने सेट फॉर्म किया MATHEICS। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसमें MAT को, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, MAT यहाँ पर भी रिपीट है, यहाँ पर भी रिपीट है। इसको मैंने रिपीट को जो है वो दोबारा से नहीं लिखा। तो आज के बाद हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी सेट के एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, और उनको हम जो रेपिटेशन में एलिमेंट्स होंगे उनको हम बार बार जो है वो नहीं लिखेंगे। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर है। अब लास्ट पेज पे मुझे आपको कुछ सेट्स बताने हैं जो जनरली सभी के लिए काम करेंगे। जितने भी हम आज के बाद जितना भी मैथ्स पढ़ेंगे उनका नेम हमेशा सेम रहेगा। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, सेट्स ऑफन यूज्ड इन मैथ्स विद देयर नेम्स, तो ये जो पार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर सबके बारे में बताया था, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब ये उनके नेम्स हैं। ये नेम्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सेट थ्योरी में तो यूज़ होंगे ही, और बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे मैथ्स में ऐसे ही यूज़ होते रहेंगे। जब भी हम n देखेंगे, कैपिटल N, उसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। W का मतलब है सेट ऑफ होल नंबर्स। Z और I दोनों वर्ड यूज़ होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। Q का यूज़ होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए। R का यूज़ होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, बट मैंने नेम बताए हैं, ठीक है। अब ये एक एडिशनल और चीज़ें बताई हैं। कई बार Z पॉजिटिव लिखा रहता है, उसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Q पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। R पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए? देखो अगर आपको सेट थ्योरी में कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक सेट है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव लेस देन 6, तो इसका मतलब क्या है कि x एक इंटीजर है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है ना, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। मतलब ये सब कुछ आपको आना चाहिए अगर आप सेट चैप्टर को जो है वो अच्छे से करना चाहते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे मैथ्स में आपको काम आते रहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा यहीं तक था। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाए हो। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं इसको आपको ईजी और ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको फील करवा पाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।